Hello everyone, my name is Kashnath Aule and you're watching Kanath Aulukyal's Physics channel. In this session, we are going to discuss about one of a very important topic, that is properties of charges, which is from chapter electric charges and field. So without wasting a time, let us start lecture number 2. तो आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, चार्ज इज कंजर्व्ड. What is the meaning of charge is conserved? For any isolated system, the total charge of the system do not change with the time, but the individual charges may be changes within the system. So this is what beta we call third property, charge is conserved. तो मीनिंग क्या है इसका? किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं है, ना तो अंदर का चार्ज बाहर जा रहा है या बाहर का चार्ज अंदर आने वाला है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोगों ने क्या नाम रखा है? आइसोलेटेड सिस्टम बोला हुआ है. तो चलो मैं आपको थोड़ा बहुत इसका एक एग्जांपल समझा देता हूं. लेट मी से देयर इज वन आइसोलेटेड सिस्टम. एक हमारे पास सिस्टम है जिसको हम लोगों ने आइसोलेट किया हुआ है, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखा हुआ. इसके अंदर हमारे पास 3 बॉडीज है, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी. ओके, ठीक है सर. मान के चलते हैं बॉडी ए के ऊपर चार्ज है +4 कूलम. ठीक है सर. बॉडी बी के ऊपर है, मान के चलते हैं सर +8 कूलम इतना चार्ज है, और बॉडी सी के ऊपर मान के चलता हूं मैं -4 इतना कूलम है. सो नाउ गाइस यू टेल मी व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम. तो ऑब्वियसली समझ में आ ही रहा है सर, इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा Q1 + Q2 - Q3 which is equals to here what is that 8 + 4 - 4 which is equals to 8 कूलम. अच्छी बात है सर. तो इससे क्या हमें सीखने को मिला सर? यानी कि अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन हम आगे बात करेंगे इसके बारे में. ये जो सिस्टम का टोटल चार्ज अभी कितना हमारे पास? 8 कूलम. मान के चलते हैं ये जो सिस्टम में आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को टक्कर मारे, रब करे, फ्रिक्शन करे, टच में आए, इंडक्शन हुआ, अरे भाई कुछ तो कुछ प्रोसेस हुआ उसके अंदर, और कुछ देर बाद हमको ये सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखने लगा. देखो कैसे. आफ्टर सम टाइम्स लेट मी से द चार्ज ऑफ द ए सिस्टम बिकम्स +2 कूलम. ओके सर, अच्छी बात है. एंड द चार्ज ऑफ द बी वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट it let me say it is 4 coulomb. ठीक है सर. So can you guys tell me what is the charge on C? सोचो क्या कहा मैंने. एक पहले सिस्टम था, ओके ऑब्वियसली है सर. उसके अंदर 3 बॉडीज है. ठीक है सर, बॉडीज भी है मानते हैं. पहले बॉडी के ऊपर +4 कूलम चार्ज था, हाँ सर. दूसरे बॉडी के ऊपर 8 कूलम चार्ज था, हाँ सर. तीसरे बॉडी के ऊपर -4 कूलम था. तो इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना हुआ सर? दैट इज व्हाट टोटली 8 कूलम इतना सिस्टम का चार्ज. ये जो बॉडीज थे अंदर आपस में कुछ तो कुछ भिड़ गए, या तो इंडक्शन हुआ, आपस में टच आए, कुछ तो हुआ, और कुछ देर बाद मुझे ये सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखने लगा कि ए के ऊपर चार्ज आया था 2 कूलम, बी के ऊपर चार्ज आया 4 कूलम, और सी के ऊपर चार्ज कितना आया होगा ये हमें गेस करना है. तो बड़ी सरल और सिंपल सी बात है सर. अभी अभी आपने एक प्रॉपर्टी का नाम रखा था क्या? कि चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज ना तो बन सकता है, ना तो चार्ज की मृत्यु हो सकती है. क्या कभी आपने सुना है? आज की मुख्य समाचार. आज सुबह सुबह 5 बजे 2 चार्जेस के बीच में भिड़ंत एक्सीडेंट होने के कारण से एक चार्ज की जगह पे मृत्यु हो गई और दूसरा चार्ज गंभीर रूप से हॉस्पिटल में एडमिट है. सुना है? बेवकूफ है. चलो टॉपिक की तरफ आते हैं हम लोग. तो ऑब्वियसली सर सिस्टम का जो ओवरऑल चार्ज है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए. इसका चार्ज कितना है अभी? 2 कूलम. इसका चार्ज कितना है बेटा? 4 कूलम. तो ऑब्वियसली जो C की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड एंड मस्ट बी व्हाट बेटा? 2 कूलम. सो वी कैन से द इनिशियल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज. आप अच्छी तरीके से जानते हो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी के बारे में. ठीक है सर. आओ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो थोड़ा फास्ट मूव करते हैं, थ्योरेटिकल बात करें लोग. प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज इज इनवेरिएंट. अच्छा ये क्या चक्कर है सर? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट चार्ज इज इनवेरिएंट. सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? चार्ज इज इनवेरिएंट. अगर हम बात करें चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, इसका मतलब है एक्चुअली क्या है? चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट. चलो इसका मीनिंग समझा देता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? चलो थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल देके बोलता हूं. मान लो काशना सर है, ठीक है सर, मेरे पास कुछ मास है, ऑब्वियसली है सर. अगर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रख के तुम मूव करोगे,
ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, if I am on the non-inertial frame and now you observe my weight, what do you find? क्या क्या नजर आएगा अगर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रखोगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम। जैसे कि मैं आपको बात करूं, एक लिफ्ट होती थी, पीयूसी फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने कुछ गलती से सीखा होगा। एक लिफ्ट होती थी, लिफ्ट के अंदर एक बंदा ठहरता था, बंदर नहीं बंदा ठहरता था, और ये लिफ्ट नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कुछ एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर या नीचे जाया करती थी। और हमको हमको हमारे सर लोग बोलते थे, देखो बेटा वजन ज्यादा हुआ, देखो बेटा वजन कम हुआ, अपरेंट वेट, वेट ऑफ दैट पर्सन इज गोइंग टू बी चेंज। हाँ, तो रिलेटिविस्टिकली अगर बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि हम जैसे इंसानों या किसी वस्तुओं के अंदर अगर हम बात करेंगे, अगर उसमें गति आती है, मोशन आता है, या उसमें एक्सेलरेशन आता है, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाती है, so the mass of object is going to be changed, but it is not about the charge. ये चार्ज के लिए नहीं है, ये चार्ज के लिए नहीं है। कहने का मतलब ये है भैया कि हम जो बात कर रहे हैं, यदि चार्ज रुका हुआ हो, एक बॉडी है, ओके सर ये है बॉडी, इसके ऊपर इनिशियल में चार्ज है Q and this body is at right now rest. एक body which has a charge Q which is at rest. Now you can either move this body or accelerate this body. This body do not affected. It means that the charge of bodies do not affected. यानी कि इस ऑब्जेक्ट का चार्ज अगर Q था, इस बॉडी का चार्ज अगर Q था, उसको एक्सेलरेट करो, उसको मूव कराओ, तो इसका अभी भी चार्ज कितना रहेगा बेटा? उतना ही रहेगा जितना पहले था। ये इंसानों जैसा भारी और हल्का नहीं होता है। सो देयरफॉर आई कैन से दैट द स्टैटिक चार्ज और द चार्ज of a body in a static condition must be equals to charge of the body in a relativistic motion. I would like to say relativistic motion, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। व्हाट इज दैट मींस? चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है सर, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 की, वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट मींस? क्या है? द चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। कभी सुना होगा आप लोगों ने कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ध्यान सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी बॉडी को हम लोग अगर चार्ज दे देंगे, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं। लेट मी से देयर इज वन बॉडी, लेट मी से देयर इज वन बॉडी। So total charge of this body, the total charge of this body or system of the total charge on this body is algebraic sum of all the charges. The total charge of any body is always algebraic sum of all the charges present anywhere on the surface of body, on the body you can say, on the system you can say. यानी कि अगर यहाँ पे मान लूं मैंने यहाँ पे चार्ज Q1 रखा है, यहाँ पे चार्ज Q2 रखा है, यहाँ पे चार्ज Q3 रखा है, यहाँ पे चार्ज Q4 रखा है, यहाँ पे चार्ज Q5 रखा हुआ है, और यहाँ पे चार्ज मैंने Q6 रखा हुआ है। What is the total charge on this body? So the Q net of this body is what beta? Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 only. हाँ, तो यही कह रहा था मैं, किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज जो होता है इज एडिटिव इन नेचर का मतलब उस बॉडी के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर जितने भी चार्जेस है उसको हम लोग अलजेब्रिक सम करने के बाद उस बॉडी का टोटल चार्ज ले सकते हैं। ये चार्ज उस बॉडी के ऊपर नहीं है, बाहर है। ये भी चार्ज उस बॉडी के ऊपर नहीं है, बाहर है। सो दे आर नॉट टेकन टू द charge of this system or body. So this is what, these are what some properties of the charges. Now you can note, if you wish you can leave it now, take a screenshot. तो नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देयर आर 3 different types of methods by which a body can be charged. The first one is friction method. Okay, so how you charge the bodies by friction method means one body is going to be rubbed over another body and both the bodies are going to be equal and opposite charges over each other. So this method is called beta charging by फ्रिक्शन। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रब किया जाता है, रब करने के बाद एक बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। आपको क्लासेस में बोर्ड लेवल पे सब कुछ सिखाया गया होगा, मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ इसके अंदर। पहली बात, इट इज नॉट वैलिड फॉर कंडक्टर्स। बात करेंगे क्यों क्या आने बोल के। इट इज
और दिस मेथड इज नॉट वैलिड फॉर मेटल्स और कंडक्टर। चलो हम लोग बात करेंगे ये क्या होता है क्या नहीं। आप थोड़ा बहुत बोर्ड लेवल पे सीखा होगा, आप लोग क्या करते थे, देयर वाज वन ग्लास रॉड, did you remember, there was one glass rod and glass rod was rubbed with a silk paper. Glass rod, let me say this is what glass rod, this glass rod was rubbed with the silk paper, याद करना थोड़ा बहुत। then this glass rod acquired by some positive charge and this silk paper was acquiring by the नेगेटिव चार्ज, यानी कि ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते थे सिल्क पेपर के, इसी कारण से इस ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आता था पॉजिटिव और इस सिल्क पेपर के ऊपर चार्ज आता था नेगेटिव। वैसे हम लोग अगर बात करेंगे तो एक प्लास्टिक रॉड हुआ करता था, याद है प्लास्टिक रॉड। मैं अभी कुछ एग्जांपल्स आपको गिना देता हूँ, जैसे कि उलन क्लॉथ होता है, उलन क्लॉथ एक प्लास्टिक का रॉड या रबर ले लो, उलन क्लॉथ ले लो, उसको इस तरीके से रब करते रहो तो उलन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव और उस प्लास्टिक रॉड के ऊपर आएगा चार्ज नेगेटिव, यानी कि उलन क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन्स टूटकर उस प्लास्टिक रबर या रॉड के ऊपर जाते थे। हम लोग और भी जानते हैं कैट स्किन और एबोनाइट रॉड के बारे में। when the cat skin is rubbed with the ebonite rod, then the cat skin becomes positive and the ebonite rod becomes negative. when you comb that from the dry hair, hair becomes that charge on the hair becomes positive and charge on the comb becomes negative. fur and ebonite rod, बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको बोलूं और भी एग्जांपल्स होते हैं। आप लोगों क्या बोलते हैं ऑयल वाले बड़े बड़े लॉरी वो देखे हो आप लोग, तो उसको पीछे से ना उस कभी ऑब्जर्व कर लेना, उस लॉरी के पीछे से कुछ चेन लगाए होते हैं और चेन जमीन को घसीटते जाते हैं। चेन ना गाड़ी होती है लॉरी वाले बड़े बड़े लॉरी, उससे एक चेन या कोई भी चीज इस तरीके से होती है वो जमीन को टच होती है। क्यों पता है, जब वो हेवी व्हीकल्स जाते रहते हैं तो एयर के फ्रिक्शन के कारण से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जमती है और आप लोग टच वच करोगे तो करंट लग जाएगा, शॉक लग जाए, उसलिए जो भी चार्ज होता है उस वायर के थ्रू से वो अर्थ के लिए ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसे अभी हम लोग बात करेंगे कि प्रिंटिंग मशीन में पेपर को जब हम लोग डालते हैं तो दैट इज आल्सो गॉट चार्ज। तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अगर मैं आपको मेजरली बता दूं कुछ एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी कहा ग्लास रॉड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आता है, ये ग्लास रॉड होता है सर, ठीक है। ग्लास रॉड और सिल्क पेपर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव रहेगा सर, ठीक है सर, सिल्क पेपर की बात आती है। अगर हम लोग उलन क्लॉथ को प्लास्टिक या रबर के साथ रब करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। कैट स्किन की बात जब करते हैं हम लोग, कैट स्किन, ठीक है सर, कैट स्किन को अगर हम लोग रब करेंगे किसी एबोनाइट रॉड के साथ तो दिस कैट स्किन बिकम्स पॉजिटिव एंड एबोनाइट रॉड बिकम्स नेगेटिव। ड्राई हेयर से हम लोग जब कंघी घुमाते हैं तो ड्राई हेयर्स पॉजिटिव बन जाते हैं, ओके सर, ड्राई हेयर्स हमारे पास पॉजिटिव बन जाते हैं और कोम्ब जो होता है वो नेगेटिव बन जाता है सर। और भी अच्छी बात है सर, फर होता है एबोनाइट रॉड की जब बात करते हैं तो फर एंड एबोनाइट रॉड को भी जब हम बात करेंगे तो फर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव होता है। अगर मैं आपको और बात करूं कि एक सिल्क पेपर को जब हम लोग प्लास्टिक रॉड पे जब रब करेंगे तो सिल्क पेपर हमारे पास जो होता है पॉजिटिव बन जाता है, सिल्क पेपर पॉजिटिव बन जाता है और प्लास्टिक रॉड नेगेटिव बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको ढेर सारे एग्जांपल्स मालूम होंगे रिगार्डिंग द फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ और भी न्यूमेरिकल सीखेंगे, इसको इतना नोट डाउन कर लेना प्लीज। चलो और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग फ्रिक्शन मेथड के। जैसे एक सवाल है हमारे पास, व्हाट इज दैट, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड अगेंस्ट सिल्क इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज ऑफ 320 nanocoulomb, then how much electrons lost by the glass rod and how much mass of glass rod is decreased। एक ग्लास रॉड को हम लोगों ने सिल्क पेपर के साथ घिसा होगा, मान के चलो किसी बॉडी के साथ घिसा हुआ है, सो द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस ग्लास रॉड टू दैट अनदर बॉडी एंड दिस बॉडी इज गोइंग टू बी acquire a charge how much beta 320 nanocoulomb। then when the electrons are transferred from one body to another body, obviously this glass rod have lost some electrons। जब electrons जाएंगे तो उसका
मास भी डिक्रीज किया होगा, तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया इस प्रोसेस में, फ्रिक्शन प्रोसेस में। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस के लिए हम लोग के पास है Q इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस N इंटू ई। N इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, N इज इक्वल्स टू लिखेंगे सर Q डिवाइड बाय E, ठीक है, इस तरीके से। व्हाट इज द चार्ज लॉस्ट बाय दिस वन, कितना चार्ज लॉस किया है इसने, 320 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 9 कूलम टू माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 19, ये भी कूलम है। सो हम लोग इसको एक काम करते हैं, ये पावर इधर का पावर इधर शिफ्ट कर देंगे, 32 इंटू 10 का पावर ऑफ 8, इट इज़ 32 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 8 डिवाइड बाय, इसका पावर इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 16 इंटू 10 का पावर ऑफ माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा, 16 टू 32, 2 इंटू 10 पावर ऑफ ये 20 माइनस 20 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना बचेगा बेटा हमारे पास 12। यस, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय दैट ग्लास रॉड, 2 इंटू 10 पावर ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए बोला मैंने, इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, ऑब्वियसली होगा सर, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कुछ ना कुछ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, 2 इंटू 10 पावर ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक का मास 9.1, दूसरे का मास 9.81, तीसरे का मास 9.n, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं n, तो कितना मास गया है। सो मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू n, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, इसीलिए हम लोगों ने me इंटू एन। सो 9.1 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 31 इंटू n की संख्या कितनी है यहाँ पर, 2 इंटू 10 का पावर ऑफ 12। तो बेसिकली आपको बातें समझ में आनी चाहिए। सो देन दिस कैन बी डन एज, ये कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 2 18.2, 18.2 इंटू 10 पावर ऑफ 31 मतलब माइनस 19। सो दिस मच ऑफ मास इज लॉस्ट बाय दैट ग्लास रॉड। आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आएगा। लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट वन। इफ 10 पावर ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ a body to another body every second। चलो एक बॉडी हमारे पास, देखो एक बॉडी हमारे पास, इस बॉडी में से एवरी सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे बेटा, एवरी सेकेंड 10 पावर ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n बाय टी इज इक्वल टू मच 10 पावर ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड्स। इस बॉडी में से हर एक सेकेंड को 10 का पावर ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं फॉर एवरी सेकेंड। देन टाइम रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी इज, तो इस बॉडी में से चार्ज इस और एक बॉडी को जा रहा है, इस तरीके से मान लो इस तरीके से जा रहा है सर, ये बहुत सारे चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तोड़ के इसको हम लोग भर रहे हैं इसके अंदर। तो एक सेकेंड में कितना चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, 10 का पावर ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो एक कूलम भरने के लिए, एक कूलम चार्ज इतना इसको देने के लिए कितना समय लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको भी आराम से कर लेंगे, ठीक है, ओके सर। तो पहली बात यह है कि भाई एक सेकेंड में कितना चार्ज आया होगा ना, ठीक है। सो चार्ज पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, लेट मी से n बाय टी इंटू ई, वही क्वांटाइजेशन कंडीशन लगा रहे हैं अपन, चार्ज पर सेकेंड, चार्ज टोटल चार्ज पर सेकेंड ऑन द बॉडी और द टोटल चार्ज लॉस बाय द बॉडी पर सेकेंड कितना, इतना, जितना ये लॉस करेगी वो अपोजिट वाली बॉडी उतना ही गेन करेगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 10 पावर ऑफ 9 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ माइनस 19, इतना, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज कितना लॉस कर रहा है पर सेकेंड को, 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 10 कूलम। इतना चार्ज एक सेकेंड में, इतना चार्ज एक सेकेंड में इसके ऊपर आ रहा है। एक सेकेंड में इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया, 1.6, ध्यान सुनना, एक सेकेंड में, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड में इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 10 इतना आ रहा है। तो भैया एक कूलम, अरे ध्यान सुन क्या बोल रहा मैं, ध्यान सुनो मैं, 1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ माइनस 10 कूलम चार्ज यदि एक सेकेंड में आ रहा है तो एक कूलम चार्ज बेसिक कितने समय में आएगा, टी समय में आएगा। तो हम लोग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कर देते हैं यहाँ पे, तो टी बराबर है 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय कितना बचा है, 1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ माइनस 10। हाँ ये भी कूलम से कूलम स्वाहा, बचेगा क्या हमारे पास 0.625 इंटू 10 का पावर ऑफ
ये +10, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं 6 पॉइंट टाइम t इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर ऑफ, एक पावर इधर शिफ्ट कर लेंगे तो इसको मैं लिख देता हूँ 9, इस तरीके से 9 लिख देंगे, इसको क्या फ़र्क पड़ता है। आओ सर, अब ये तो हुआ सेकेंड में आंसर आ गया, हमें चाहिए ईयर्स में। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो एक साल में जो ईयर होते हैं 3.15 इंटू 10 पावर ऑफ 7 सेकेंड्स, एक साल में जो ओवरऑल सेकेंड होते हैं, याद रखना, रट्टा मार के रखना इस चीज़ को, 3.15 इंटू 10 पावर ऑफ 7 है तो करना पड़ेगा 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 365 करके बढ़ेगा, वही आ जाएगा। ठीक है सर, इतना समय किसके पास है। सो इज 3.15 इंटू 10 पावर ऑफ 7। सॉल्व करें ना, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर। सो अप्रोक्सीमेटली इसका रिजल्ट आता है 1.98 इंटू 10 पावर ऑफ ये कितना 2, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, दिस वन। ठीक है, 198 ईयर्स, इसका भी हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है। तो चलो और भी न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब तक आप इसको अच्छी तरीके से लिख लो। Okay, an object has charge of 1 coulomb and it gains 5 into 10 power of 18 electrons। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर, there is one object everyone, एक ऑब्जेक्ट है, ओके सर, this object is already having some charge, how much it is 1 coulomb है, ये ऑब्जेक्ट के चार्ज ऊपर चार्ज कितना 1 coulomb है, and gains, और इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए and gains 5 इंटू 10 पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं 5 इंटू 10 पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, याद रखना आप लोग। तो जो भी रिजल्ट आएगा हमको 1 कूलम से कम आएगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली भी इसको डी को टिक कर सकते हो, लेकिन मैं सॉल्व करके भी दे दूंगा आपको, तुक्का नहीं मारेंगे अपन लोग। फिर से एक बात, देयर वाज वन बॉडी whose charge is how much beta 1 coulomb, and additionally some electrons are given on this body, and now he is asking what is the charge on this body। तो इसके ऊपर चार्ज पूछा, ध्यान से देखना। हम सभी लोग जानते हैं कि 6.25 इंटू 10 का पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम बनता है। ठीक है सर, 1 कूलम बनता है, सभी लोग जानते हैं। तो 5 इंटू 10 का पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कितना कूलम बनाएंगे, तो हम बोलेंगे x कूलम बनाएंगे। सो देयरफॉर x कूलम इज इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं 1 कूलम इंटू 5 इंटू 10 पावर ऑफ 18 डिवाइड बाय 6.25 इंटू 10 का पावर ऑफ प्लस 18, ये 18 प्लस पावर चला जाएगा, हमारे पास बच रहा है 5 डिवाइड बाय 6.25 कूलम इतना चार्ज। ठीक है, तो इतना कूलम बन जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर। अभी हमको क्या पूछा है कि भाई इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज, सो चार्ज ऑन दिस बॉडी इज इक्वल्स टू इनिशियल चार्ज माइनस दैट एडेड चार्ज इज नेगेटिव, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। अगर प्रोटॉन्स दिए होते तो हम लोग प्लस कर देते, इलेक्ट्रॉन्स दिए तो एक ऑलरेडी चार्ज प्लस, मान लो ऐसे एक बॉडी था, इसके ऊपर 10 कूलम था, इसको हम लोगों ने -2 कूलम दिया। सो व्हाट इज ओवरऑल चार्ज ऑफ दिस बॉडी, ऑब्वियसली 8। ठीक है, सो देयरफॉर 1 कूलम माइनस ऑफ 5 बाय 6.25 सर, चलो मैथमेटिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। 6.25 माइनस ऑफ 5 डिवाइड बाय 6.25 विच इज इक्वल्स टू 1.25 डिवाइड बाय 6.25, ये पॉइंट से पॉइंट मर जाएगा, 25 से मारो कितना, 25 से मारेंगे 5 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 250 और ये 250 मतलब 10 बार 10 20 500 25 बार, ये 25 बार आ जाएगा, तो 1/5 इस तरीके से मैंने कैसे किया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया। 25 से मारो 25 टाइम्स ऑफ 5, तो 5 टाइम्स मारने के बाद 125 आ जाएगा। फिर 25 से मार रहा हूँ मैं, 10 बार मारेंगे तो 250 हो जाएगा, और 10 बार मारेंगे तो 250 हो जाएगा, बचे हुए 125, 5 बार मारो तो टोटल कितना 5/25 विच इज इक्वल्स टू 0.20 कूलम। सो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मैं इसको बिना सॉल्व करे भी बोल सकता था, लेकिन अगर ऑप्शंस पूरे एक के नीचे रहेंगे तो हमको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तो ये जो है लिख लो। ठीक है, लिख लो इसको। चलो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेन्स 4 into 10 power of 20 atoms। An object of mass 1 kg which contains 4 into 10 power of 20 atoms, if one electron is removed from every atom of solid then charge gained by the solid in 1 gram is बोल के बोल रहा है। तो सवाल क्या है, फिर से एक बार सवाल क्या है, देयर वाज वन ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, इस ऑब्जेक्ट का ओवरऑल मास कितना है सर, हमने बोला 1 kg है। अब इस 1 kg में टोटल कितने एटम्स है बोल रहा है, नहीं 4 into 10 का पावर ऑफ 20 एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस वन,
Okay, sir. From every atom, one electron is removed. From every electron, one atom is removed. Means how many electrons you are going to be removed from this one, beta? If I talk overall, means number of electrons removed from this one is what, beta? That is 4 into 10 power of 20 electrons are removed. अगर हम लोग पूरे इस एक के जी की बात करें, लेकिन अभी आगे ट्विस्ट है, क्या बोल रहे हैं? An object of mass 1 kg contains 4 into 10 power of 20 atoms. If one electron is removed from every atom of solid, the charge gained by solid in 1 gram is. तो 1 ग्राम में कितना चार्ज गेन किया होगा ये बताना है हमको. 1 kg मटेरियल की हमें बात करनी ही नहीं है यहाँ पर. पूरा जो भी 1 kg हमारे पास दिया हुआ है उस 1 kg की बात करनी ही नहीं है सर. हमें तो सिर्फ बात करनी है 1 ग्राम की. तो कैसे करेंगे? तो ठीक है सर, आओ हम बातें करते हैं, पहली बातें करेंगे कि भाई साहब मान लो हमारे पास 1000 ग्राम जब ये मटेरियल था तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 इंटू 20 इलेक्ट्रॉन्स इतने थे 1000 ग्राम्स में. लेकिन हमें तो पूरे के पूरे 1 kg की बात करनी ही नहीं है, हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ 1 kg की. तो हम बात करेंगे भाई साहब 1 ग्राम में, माय फॉल्ट, 1 ग्राम में बात करनी है. 1 ग्राम में x से इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मान लो. तो x बराबर है, फिर से एक बार वही घिसी पिटी कहानी, 1 ग्राम इंटू 4 इंटू 10 का पावर ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय, हम बात करेंगे फिर से एक बार, इट इज व्हाट बेटा 1000 ग्राम्स. ग्राम से ग्राम स्वाहा, ये 10 का पावर ऑफ ऊपर चला जाएगा. सो x की वैल्यू कितनी आ रही है अपन के पास? x बराबर है सर 4 इंटू 10 पावर ऑफ 17 इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब. 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इंटू 10 पावर ऑफ 17. सो व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 ग्राम? तो चार्ज ऑफ 1 ग्राम के लिए हम लोग बात करेंगे x इंटू आर. क्या लिख रहे हो? घटिया लिख रहे हो सर. सेम दिख रहा है, सेम पपीश. ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर फिर से एक बार x इंटू ई. अब वही n इंटू ई वाला फॉर्मेट है और कुछ भी नहीं. n इंटू 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. इसको मैंने x लिखा है. x की संख्या कितनी आई है हमारे पास? 4 इंटू 10 का पावर ऑफ 17 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ -19 हो जाएगा सर. इसको अपन लोग लिखेंगे 4 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 10 का पावर ऑफ -2 हो जाएगा. ओवरऑल आएगा 6.4 इंटू 10 का पावर ऑफ -2. इतना कूलम चार्ज उस बॉडी के ऊपर आएगा. कोई भी नहीं है. हाँ इधर है तो ना, बी ऑप्शन बी है. ठीक है, सो ये रहा इसका आंसर. इसको भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो. टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग. 2 bodies capital A and B, the 2 bodies capital A and B which carries of charges -3 microcoulomb and -0.44 microcoulomb. So the question is what? How many electrons should be transferred from A to B so that they acquire equal charges? तो फिर से एक बार सवाल क्या है, हमारे पास 2 बॉडीज है कैपिटल A एंड B. ओके सर, A के ऊपर चार्ज है -3 माइक्रोकूलम. ठीक है सर. और एक बॉडी है इसके बाजू में B बॉडी. सर व्हाट इज द चार्ज ऑन द B बॉडी बेटा? सो चार्ज ऑन दिस में 0.44 माइक्रोकूलम सर. Now what is the question or what he has done in this question? He is telling that how much electrons you would like to be transferred from the body A to body B so that at the final charge on body A must be equals to charge on body B. तो ये सवाल है आपको. तो मैंने बोला इसमें से कुछ चार्ज निकाल के मैंने इसको दे दिया है. ठीक है, कितना चार्ज निकाला है सर मैंने यहाँ से? प्लस Ne. और कितना दिया है इसको? -Ne. तो दोनों बाद में से क्या हो रहे हैं? इक्विलिब्रियम पर आ रहे. तो मैं ऐसे बोल दूं व्हाट इज दैट वन मींस, सी -3 इंटू 10 का पावर ऑफ -6 प्लस ऑफ Ne इज इक्वल्स टू, फाइनल की बात चल रही है यहाँ पर, माइनस ऑफ 0.44 इंटू 10 पावर ऑफ -6 माइनस ऑफ Ne. यहां से जब हम लोग Ne चार्ज निकालेंगे तो ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कितना है? -3 इंटू 10 पावर ऑफ -6 प्लस Ne होगा. और ये जब चार्ज इसके ऊपर ऐड होगा तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? माइनस ऑफ 0.44 इंटू 10 पावर ऑफ -16 माइनस ऑफ Ne. तो इस Ne को इधर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा? +2 टाइम्स ऑफ Ne हो जाएगा.
ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ 0.44 यानी कि 2.56। एम आई राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2.56 इंटू 10⁻⁻6। तो हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो n इज इक्वल्स टू 2.56 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा हमारे पास 3.2। सो n इज इक्वल्स टू नाउ 2.56 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, हम लोग लिखते हैं इसको 3.2 इंटू 10⁻⁻19। एक काम करता हूं मैं, ये पॉइंट इधर शिफ्ट करके इसको मैं 20 लिख देता हूँ, ठीक है सर। ये पॉइंट इधर से शिफ्ट हुआ तो ये 32 बन जाएगा, माइनस ऑफ 20 हो जाएगा। इसके दो पॉइंट इस तरफ शिफ्ट करो तो 256 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -8 आ जाएगा, ठीक। तो एक काम करते हैं, 4 से मार के देखते हैं इसको, कितना आता है हमारे पास। n इज इक्वल्स टू 6 और ये कितना 16 मतलब 4, 4 से मार रहे हैं, और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। सो पावर इज हाउ मच, ये ऊपर जाके +20 बन जाएगा, दैट इज -8 which is equals to 12. Now finally how many electrons we have to transfer to get the same amount of charge means 8 into 10 power of 12 electrons we have to be shift from body A to body B so that both the bodies can have the same charge right now. Okay, so take a screenshot now, इसको लिख लो, notes बना लो। ये कुछ मैंने सवाल दिए हैं जो कि आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स बता दोगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इसके आंसर्स पूरे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। ओके, सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट मेथड। हम लोग अभी नेक्स्ट मेथड को भी जाएंगे, यहाँ से सॉल्व करके देखेंगे क्या क्या होता है क्या नहीं। देखो, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप नीट में माहिर नहीं बन सकते, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीटी हो गया, नीट हो गया, जेडब्ल्यू हो गया, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। तो ठीक है, द नेक्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, हम बात कर रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलो 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 बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। होता क्या है इसका, सिंपल सी बात है बेटा, कुछ भी नहीं है हमारे पास। मान लो एक हमारे पास चार्ज बॉडी है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है सर। एक बॉडी हमारे पास कैसी है, चार्ज है सर। इस चार्ज बॉडी के नज़दीक में हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी रखने वाले हैं, ठीक है ठीक है ठीक है सर। न्यूट्रल बॉडी रख दिया अपन ने, और क्या करने वाले, इन दोनों के बीच में कोई कंडक्टिंग वायर लगा देने वाले हैं सर। मान के चलते पहले इसके पास चार्ज था बेटा Q1 इनिशियली बिफोर कनेक्टिंग द वायर, एंड इसके पास चार्ज था Q2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे पास दो मेटेलिक कंडक्टर्स है, एक का रेडियस है R1, एक का रेडियस है R2। इन दोनों के बीच में एक वायर है, अभी हम लोगों ने फिलहाल इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है। इनिशियल चार्ज ऑन दिस वन इज Q1 एंड इनिशियल चार्ज ऑफ दिस वन इज व्हाट बेटा, Q2। ओके, सो व्हेन यू कनेक्ट दिस two spheres by some conducting wire, what is the final charge on first and what is the final charge on the second? बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं, टाइम पास करेंगे क्या सर। चार्ज ऑन द फर्स्ट, charge on the first Q1 is equals to, see what I am writing, radius of that first divided by sum of radius of first and second into initial total charge। बस कुछ नहीं है, आपको सिर्फ टाइम पास करना है, nothing। if you want to find charge after connection, अगर कनेक्शन करने के बाद चार्ज किसी भी एक स्फीयर का निकालना है, इसका निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, Q1 इज इक्वल्स टू R1, इसी का रेडियस R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, रेडियस सम ऑफ द रेडियस इनटू सम ऑफ इनिशियल चार्ज। अगर दूसरे का निकाल रहे हो तो Q2 इज इक्वल्स टू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2। इस तरीके से आप लोगों को चार्ज निकालना। इफ these two metallic conductors are having identical radius R and this one also having radius R and both of them are connected by some conducting wires, so what is the charge on this and what is the charge on the other is, so Q is equals to, पहले का रेडियस कितना बोला अपन ने R, दूसरे का कितना R प्लस R, ये कितना हो जाएगा बेटा चार्ज Q1 और इसके चार्ज कितना है Q2, सो यहाँ पे कितना R बाय 2R, सो R से R मर जाएगा, सो व्हाट इज दैट नाउ Q1 प्लस Q2 बाय 2। अगर हमारे पास यदि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स होते हैं, उनके पास कुछ चार्ज Q1 Q2 है, टच करके फिर उसको हम लोग वापस लेके जब जाएंगे तो हर एक स्फीयर के पास चार्ज कितना होगा बेटा, Q is equals to Q1 plus Q2 divided by 2। where kind your information बच्चा पार्टी, the Q1 and Q2 charges
द चार्जेस ऑन Q1 Q2 टेकन विद द साइंस के साथ हमको उसको एडिशन में करना है या लेना होता है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक ऐसे, हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, चलो एग्जांपल बता देता हूँ, विच इज हैविंग राइट नाउ चार्ज ऑफ -50 एंड विच इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर स्फीयर इज हैविंग अ चार्ज ऑफ +20 नाउ they made contact and just they separated right now. So what is the charge on each? तो हम लोग बोलेंगे साहब कितना होगा, चार्ज ऑन ईच इज इक्वल्स टू, हम लोग दोनों का रेडियस सेम है तो हम लोग बोलेंगे Q1 + Q2 डिवाइड बाय 2। तो Q1 कितना है, मैंने बोला कि माइनस को हम लोग कंसिडर करेंगे, प्लस को भी हम लोग कंसिडर करेंगे, सो डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2। हमारे पास कितना बच रहा है, -30 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू -15E। सो every charge getting every sphere getting a charge of -15। पहले कैसा नेचर था बेटा, अट्रैक्शन वाला था, अब कैसा नेचर हो जाएगा, रिपल्शन वाला हो जाएगा। तो सिंपल सवाल आते हैं हम लोग, ये -15 ही है और ये भी -15 ही है, ठीक है। तो पहले कैसे हो रहे थे दोनों, अगर दोनों को हम लोग नज़दीक लेके तो अट्रैक्शन था, अब यहाँ पे नज़दीक लेके आएंगे तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम लोग ये बातें सीखे, और भी कुछ बातें आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलो ठीक है। कंडक्शन में हमको और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। व्हाट इज दैट मीन्स, चार्ज ऑन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। जितना रेडियस बड़ा होगा उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा चार्ज ऑक्यूपाई होगा। और एक भी बात है, हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे उसी के साथ जोड़ रहा हूँ। फॉर कंडक्टर्स हम लोग बोलते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। यानी कि आपके पास जितना बड़ा रेडियस होगा उतना चार्ज रहेगा, लेकिन उसकी डेंसिटी कम रहेगी। हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में और भी बोलेंगे, तो थर्ड लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में सीखेंगे। थोड़ा बहुत आप लोग भी नोट्स बनाते रहो, नोट्स बना के पढ़ाई करते रहो।